हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 8 का। अभी चैप्टर 6 और 7 इसके बाद करेंगे। देखो चैप्टर 8 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है और यहाँ से स्कोर करने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो हम जो है आपके साथ देखना तो हम जो है इस चैप्टर को आज देखेंगे। इस चैप्टर में आपको 5 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने रिवीजन सीरीज में जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा एनालिसिस कि भाई क्या पास्ट में 10 अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से क्या क्या आ चुका है, किस तरीके का क्वेश्चन टाइम है, कितनी बार आ चुका है, किस मार्क्स में था और कौन से अटेम्प्ट में आया था। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं हमारे अपकमिंग May 25 अटेम्प्ट के लिए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम जो है क्या देखेंगे, कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्यों, रीजन फॉर एक्सपेक्टेशन, भाई क्यों आ सकता है वो भी बताएंगे। प्रोबेबल क्वेश्चन टाइप क्या है, एमसीक्यू आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है, प्लस प्रिपरेशन टिप्स। आपको इसके अंदर मेनली किन चीजों पे फोकस करना है वो भी देखेंगे। ओके, ठीक है। तो हम यही टॉपिक जो है कवर करेंगे। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। चैप्टर 8 डिविडेंड। आप 5 मार्क्स जो है इस बार यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो 5 मार्क्स जो है कम नहीं होते हैं। 5 मार्क्स से आपकी एग्जाम्शन डिसाइड हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ चुका है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व। हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है इस चैप्टर का। इंट्रीम डिविडेंड के प्रोविजंस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, टाइम लिमिट क्या होता है डिविडेंड के पेमेंट का, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओके रिपीट हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिविडेंड, यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल सकता है। डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस 4 बार आ चुका है, पता है क्यों, क्योंकि सॉरी 4 मार्क्स में आ चुका है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है कई बार जो पढ़ के नहीं जाते हैं या जो भूल जाते हैं उनको ये लगता है कि भाई डिविडेंड तो तब देंगे जब प्रॉफिट होता है, तो अगर लॉस है तो डिविडेंड देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चा उलझ जाता है। दूसरा क्या क्या एक्सपेक्टेड है, अगेन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व, उसके बाद इंट्रीम डिविडेंड ड्यूरिंग लॉस, टाइम लिमिट क्या है, अगेन वही, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के प्रोसीजर्स, ट्रांसफर करना है रिजर्व में, डिविडेंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ लॉस। अच्छा ये क्यों क्यों है भाई, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। इंट्रीम डिविडेंड जो है आईसीए इस फोकस करती है इसकी लिमिटेशन पर। टाइम लिमिट क्यों, क्योंकि ये कंप्लायंस और पेनल्टीज में इन्वॉल्व होता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ट्रांसफर टू रिजर्व भाई कंसेप्चुअल आउटस्टैंडिंग टेस्टेड है, कंसेप्ट इसमें बहुत टेस्ट करती है आईसीआई। डिविडेंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ लॉस, प्रैक्टिकल सिनेरियो आपका यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है, कोई केस स्टडी देख के यहाँ पे आपको कर आ सकता है, आपके ऊपर केस स्टडी आपके पास पेपर में देखने को मिल सकती है। तो चलो हम हमारा चैप्टर 8 जो है बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक तो भाई डिविडेंड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। दूसरा पता चल गया डिविडेंड क्या होता है, अब उसका डिक्लेरेशन और पेमेंट से रिलेटेड। अच्छा पेमेंट करा, हो सकता है कुछ जो है अनपेड रह गया तो उससे रिलेटेड प्रोविजन। उसके बाद अगर जो अनपेड रह गया तो उसको हम कहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कि भाई राइट टू डिविडेंड किस चीज का है, और अगर आपने कुछ भी लफड़ा करा इस चैप्टर में तो क्या पनिशमेंट है फेलियर की। चलो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रीम डिविडेंड। लिखा इतना ही हुआ है कि भाई डिविडेंड इंक्लूड करता है इंट्रीम डिविडेंड। आप प्रॉफिट में से डिक्लेयर करोगे, बोर्ड इसको रेकमेंड करता है। फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर और अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर, और एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। 5 चीजें होती है डिविडेंड के मीनिंग में। सबसे पहले तो इंट्रीम डिविडेंड भी इंक्लूड है, दूसरा प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीसरा रेकमेंड करता है बोर्ड। अच्छा बोर्ड ही क्यों नहीं अप्रूव कर देता, मालिक कौन है, शेयर होल्डर। पैसा आपको देना है डिविडेंड के रूप में बांटना है तो मालिक से पूछना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर क्या है, मालिक है। बोर्ड क्या है, ये मैनेजर, उसको बिठा रखा है कि भाई तू रेकमेंड कर, तू सारे तेरे को नॉलेज है, तुम एक अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी डिग्री को होल्ड करते हो। तो यहाँ पे आप जो है रेकमेंड करेगा, क्या करेगा, बोर्ड रेकमेंड करेगा कि डिविडेंड देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना रिजर्व में हमारे पास रखा हुआ है, कितना प्रॉफिट है, सारे कंप्लेंट्स जो है वो बोर्ड देखेगा। उसके बाद बोर्ड जो है मालिक के पास जाएगा, देखो मालिक हमको लगता है डिक्लेयर करना चाहिए, तो आप बताओ डिक्लेयर करें कि नहीं करें, आप अप्रूव करो।
और उसके बाद कितना प्रपोर्शन देना है वो भी। अच्छा, ये प्रपोर्शन फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में ही डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी बोल रही है 5% डिविडेंड देंगे, तो भाई मार्केट में 2000 प्राइस चल रही है तो इसका 5% देंगे क्या? नहीं, उसकी फेस वैल्यू जो है उसका देंगे। फेस वैल्यू 10 है, इंटू 5%, इतना देंगे डिविडेंड। ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी एट अ हायर रेट देन द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड इज नॉट परमिटेड। बहुत ही लॉजिकल सी चीज है। मैंने अभी बोला बोर्ड में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है। जो लोग शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उनमें उतना नॉलेज हो, ठीक है। अब जो लोग हैं, जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बोला आप इतना परसेंटेज दे सकते हो। अब उन्होंने सारी चीजें देखी होंगी फाइनेंशियल्स के हिसाब से, कितने प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज देना चाहिए, लॉ क्या बोलता है, सारे लोगों ने उन्होंने डिसाइड करा होगा। तो आप उन्होंने जो रेट बताया उससे हायर आप नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजों को ध्यान में रख के ही उन्होंने रेट बताया है, ठीक है। उसके बाद एक क्लैरिटी यहाँ पे रखना जरूरी है। इज द रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर एट एजीएम फॉर डिविडेंड रेट हायर देन द रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर लीगली वैलिड है क्या? नहीं। तुम एजीएम में रेजोल्यूशन भी पास कर दो तब भी नहीं, नो। अच्छा, यहाँ पर कैसे डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है। फेयर वैल्यू दी है 10, मार्केट वैल्यू दी है 360, परचेज प्राइस दी हुई है। अच्छा, मार्केट और परचेज से कोई मतलब नहीं, हम तो फेयर वैल्यू ही देखेंगे, ठीक है। 20% का डिविडेंड देंगे, अप्रूव्ड और डिक्लेयर कर दिया है शेयर होल्डर ने, और नंबर ऑफ शेयर है 3000। सीधी सी बात है, 3000, 10 रुपए की फेयर वैल्यू, 20% का अपना डिविडेंड, ये जो है आपका डिविडेंड आ जाएगा। फेयर वैल्यू पर ही डिविडेंड दिया जाता है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है? बेस्ड ऑन टाइम होता है और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर होता है। बेस्ड ऑन टाइम क्या होता है? देखो, डिक्लेरेशन दो, बेस्ड ऑन टाइम में दो तरीके के डिविडेंड है, एक तो इंट्रीम, दूसरा फाइनल। फाइनल डिविडेंड मतलब जो फाइनली जाके देते हैं एक बार। इंट्रीम डिविडेंड मतलब साल के बीच में ही डिविडेंड दे दिया। भाई अभी फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा था, पहले ही क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी अर्न कर दिया तो कंपनी खुश हो गई। कंपनी ने बोला एक काम करो, इन्वेस्टर्स को भी खुश करते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके उनको भी कुछ मिल रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या बोला गया? बोर्ड जो है डिक्लेयर करती है एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल एजीएम। अच्छा, इंट्रीम डिविडेंड में जो है, याद रखना है, यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूव डिक्लेयर नहीं करता है, बोर्ड ही डिक्लेयर कर देती है। क्यों? अरे यार, कितने सारे शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर बड़े लोग जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है कंपनी में, ठीक है, तभी उनको इतना भाव मिल रहा है, काफी परसेंटेज उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। अब बोर्ड को उसने नौकरी पे रखा है कि भाई ये जो रोज के काम है ये सब तुम देखो, हमारा काम नहीं, हमारा मेन काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इंट्रीम डिविडेंड, बोर्ड को बैठे बैठे लगा क्वार्टर खत्म हो रहा है, अच्छा सारा पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया, चलो डिविडेंड डिक्लेयर करते, तो बार बार थोड़ी शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, नहीं। फाइनल डिविडेंड में वो रेकमेंड करेंगे, शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे। इंट्रीम डिविडेंड में तो बोर्ड भी चलेगा। सोर्सेस, इंट्रीम डिविडेंड जो है आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द फाइनल अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स बाय द शेयर होल्डर, प्रॉफिट में से दे दो, मतलब जो सरप्लस रखा है पीएनएल में वो दे दो, करंट ईयर का प्रॉफिट रखा है वहां से दे दो, या फिर प्रायर प्रॉफिट जो रखे हुए हैं, रिजर्व जो रखे हुए हैं वहां से दे दो, ठीक है। उसके बाद रेट, देखो, इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, dividend shall not declare at the rate higher than the average rate of dividend declared by the company in immediate 3 preceding financial years। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस हुआ तो मैंने बोला करंट ईयर के प्रॉफिट में से दो, अब करंट ईयर में हटाओ यार, यहाँ तो लॉस ही हो गया। अब क्या करेंगे? जो पुराने 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स है ना, उसका एवरेज रेट ले लो, वहां पे जब बांटा था उसका एवरेज रेट ले लो, ठीक है। ये हो गया इंट्रीम की कहानी। इंट्रीम में ये करने का बोल दिया, चलो ठीक है। और यहाँ पर फाइनल में क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड जो है बोर्ड बताती है मेंबर्स को, और मेंबर्स उसको इंक्रीज जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिवोकेशन, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, बट फाइनल डिविडेंड जो है रिवोक नहीं कर सकते। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत लॉजिकल भी है, पता है क्या? जब कोई कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है ना, लॉजिक से समझो, ऐसा क्यों है? क्यों आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो अब आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों? देखो, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो शेयर मार्केट में अगर कंपनी पब्लिक से पैसा उठाया, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड दे रही है, मतलब लिस्टेड कंपनी तो है, शेयर मार्केट में तो है ये कंपनी, ठीक है, हाँ मैडम लिस्टेड है ये तो। अब अगर ये लिस्टेड कंपनी है, मेरे को एक लॉजिकल सी चीज बताओ, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है
समझो आपने मैंने जोमेटो के शेयर होल्ड करके रखे और हमने सुना कि यार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। मतलब इनको प्रॉफिट हुआ है इस बार, प्रॉफिट से ये लोग डिविडेंड दे रहे हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, इतना पैसा है कि वो तो पैसा बांट भी रहे, मतलब ये तो और अच्छा आगे कमाएगी। एक काम करो, इसके शेयर्स खरीदो। बाकी लोग जो इसके शेयर्स खरीदेंगे, जब ज्यादा लोग शेयर खरीदेंगे तो इसकी प्राइस तो ऊपर चली जाएगी, मतलब कि डिमांड बढ़ गई शेयर की तो प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कंपनी ने जो है डिक्लेयर करा डिविडेंड, कंपनी की प्राइस आज 1200 रुपए थी मार्केट में, और जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करा लोगों ने ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। अब बायर ज्यादा है और सेलर कम है, तो सेलर भाव खाएगा। सेलर बोलेगा इसका प्राइस बढ़ा, हम तो 1400 रुपए में देंगे। अब लोगों ने 1400 रुपए में खरीदे, क्या सोच के कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करी, कंपनी के पास बहुत पैसा है, ये तो बहुत आगे जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया बहुत पैसा है। अब कंपनी का मूड बदल गया, आज सुबह बोला डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, प्राइस 1400 हो गई। कल सुबह बोल दिया नहीं, हम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन जरूरी है क्या कि इतने प्रपोर्शन से ही कम हो? 1400 से ज्यादा फिर से 1200 पे आ जाए? नहीं, हो सकता है वो 1350 पे आ जाए, हो सकता है वो 1300 पे आ जाए। तो यहाँ तो क्या हो गया, कंपनी ने सिर्फ एक डिक्लेरेशन से मार्केट में अपने शेयर का प्राइस बढ़ा दिया। बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? तो ऐसे तो हर कंपनी करने लगेगी कि शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बुरी लग रही है, तो एक काम करो, आज डिक्लेयर करो, रेट बढ़ जाएगा, कल बोल देना नहीं देंगे, तो हमको फायदा हो जाएगा। अब जिन लोगों ने ये चीज खरीद के, मतलब डिविडेंड सोच के शेयर्स खरीदे थे, उनके साथ तो, पब्लिक के साथ तो धोखा हो गया। और मोदी जी का मेन फोकस क्या है? आपको और मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी ने बोला देख भाई, एक बार डिक्लेयर करा तो वापस से तुम पीछे नहीं हट सकते, देना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्लैरिटी का होना क्या होता है? कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 16% ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। नाउ इन करंट ईयर कंपनी जो है इनकर करती है लॉस। अब कंपनी डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन 16% से ज्यादा नहीं डिक्लेयर कर सकती। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर, सीधी सी बात है, प्रेफरेंस और इक्विटी दो तरीके के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस में भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव में भाई नहीं दिया, नहीं था प्रॉफिट तो नहीं दिया। इक्विटी में भाई इनको तो प्रेफरेंशियल राइट मिलता ही नहीं है, इन गरीबों को तो लास्ट में ही देखा जाता है, कुछ बचा तो दे देंगे तुमको। ठीक है, उसके बाद मेन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो कहाँ कहाँ से सोर्स है, आप कहाँ कहाँ से दे सकते हो। मेरी कंपनी है, मैं डिविडेंड क्यों देना चाहती हूँ? पहला एक तो रीजन कि मेरे को करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो गया, आहा मजा आ गया। करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पुराना प्रॉफिट रखा हुआ है, चलो यही बांट देते हैं। अच्छा मैम कंपनी डिविडेंड क्यों दे रही है? पैसा रखा हुआ है तो अपने पास रखो ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना है कि तुमने पैसे लगाए हैं हमारी कंपनी में, तो आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, हम कुछ कर भी रहे हैं, प्रॉफिट है हमारे पास। और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अभी मैंने बताया मार्केट में प्राइस बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट होंगे कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ तो भाई मेरे पास इस साल में प्रॉफिट है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मेरे पास पुराना प्रॉफिट रखा हुआ है, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, चलो प्रॉफिट ही दे, डिविडेंड ही डिक्लेयर कर देते हैं। दोनों को मिला के, पुराना भी रखा हुआ है नया भी रखा हुआ है, दोनों को मिला के डिविडेंड दे देती हूँ। या फिर गवर्नमेंट ने ही पैसे प्रोवाइड करे, सब्सिडी प्रोवाइड करी। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यहां पे क्या बोला है? करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा मैम ये आफ्टर डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं? लॉजिक समझो, डेप्रिसिएशन सच में हो रहा है क्या? वो सिर्फ बुकिश कंसेप्ट है। ठीक है, आपने इसको लगा के अपना प्रॉफिट कम कर दिया, ये बुकिश कंसेप्ट है, तो आपको इसके बाद वाला ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम डिविडेंड को हटा देते हैं, किसको, सॉरी डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ कौन सा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्रॉम एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई प्रॉफिट है तो हम तो उसको रिजर्व, रिजर्व हमारा क्या है? ये हमारी एक तिजोरी है, जो पैसा बचा तिजोरी में डाल दो। अब तिजोरी में जो ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है वो कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस होगा, फ्री रिजर्व या P&L का। ठीक है, ओके ठीक है, दोनों को मिला के दे दो। दूसरा मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए आपको पैसे दिए क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। अच्छा गारंटी गवर्नमेंट, मोदी जी क्यों देंगे भाई, तुम्हारी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करना था, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमको लेके आना है, और आपको मोदी जी ने आगे बोला एक काम कर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो इसकी। आपने बोला भाई मेरे पास पैसे थोड़ी है, कल को प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे शेयर होल्डर्स को मैं डिविडेंड कैसे दूंगी?
गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत कर, लॉस भी हुआ ना तो मैं तेरे को पैसा प्रोवाइड करूंगी, मेरी गारंटी। मोदी जी ने बोला मेरी गारंटी, मैं तुमको पैसा दूंगी, तुम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाओ और मार्केट में बेचो। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है साहब। अब लॉस हो गया, लेकिन जो मेरे को जो है शेयर होल्डर्स को देना है डिविडेंड, तो मोदी जी ने बोला था हमारे दम पे आप जाओ करो बिजनेस, तो करा भाई, दो अब पैसे। तो इसलिए मोदी जी जो है गारंटी का पैसा हमको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना ये स्टार्स मार्क्स हैं। जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको क्या एक्सक्लूड करना है? अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हटा दो। any change in carrying amount of an asset or a liability on measurement of fair value, इसको भी हटा दो। सीधी सी बात है, अनरियलाइज गेन। आप प्रॉफिट में से दे रहे हो डिविडेंड कि आपके पास पैसा रखा है तो देंगे, जो गेन है ही अनरियलाइज्ड। आपको बुक्स में दिखाने के लिए तो आपने उसको दिखा दिया था कि देखो ये अनरियलाइज गेन है अपने पास आने वाला है, लेकिन अब आपको सच में उस पैसे में से कुछ देना है। अनरियलाइज गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, ये सच में थोड़ी है, सच में थोड़ी है, ये तो अपन ने सिर्फ बुक करा है कि हो सकता है। कैरिंग अमाउंट में चेंज, देखो इन डेज में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जब आप आपकी असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आना चाहते हो। आज मेरी कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 30 लाख रुपए में, ठीक है, एक साल बाद मुझे पता चला यार इसकी वैल्यू तो 50 लाख हो गई, तो मैं बुक्स में उसको फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगी, 20 लाख से बढ़ा दूंगी मैं उसको कि 20 लाख की वैल्यू बढ़ गई। अब मैं बोल रही हूँ कि यार मेरा टोटल प्रॉफिट तो 1 लाख का था, 20 लाख का तो मेरा बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ गई, 21 लाख का हो गया, 21 लाख में से आप डिविडेंड दे दो। अरे पागल, 21 लाख जो है वो सच में थोड़ी है क्या? सच में नहीं है। 20 लाख, 1 लाख ही सच में, 20 लाख तो सिर्फ मैंने क्या बोला, अभी तो बिल्डिंग बेची नहीं है, बेचूंगी तो वो पैसा आएगा। ठीक है, तो उसको भी आपको 20 लाख को यहाँ पे नहीं लेके आना है। उसके बाद फ्री रिजर्व, मैंने बोला पुराना प्रॉफिट मतलब P&L और फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है? आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से फ्री रिजर्व लोगे। लॉ में कहीं पर भी, टिप देती हूँ मैं आपको, कहीं पर भी लॉ में यूज हुआ फ्री रिजर्व या फ्री रिजर्व को लेके कोई भी कैलकुलेशन आपके पास आ रही है, दिमाग में याद रखना, एक पॉइंट बोनस में लिख के आ जाना, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लेंगे हम फ्री रिजर्व। ये चीज दिमाग में फिट कर देना, ये लाइन भी लिखोगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर टू रिजर्व ऑफ द कंपनी। पहले उसको रिजर्व में ट्रांसफर करवाओ। ठीक है, ओके। उसके बाद यार मैडम ऐसा है क्या कि अगर कंपनी डिसाइड करे कि हमको तो जो है ट्रांसफर नहीं करना है रिजर्व में, तो हाँ भाई चलेगा। yes, whether or not to transfer and what percentage to be transferred to reserve is left to the discretion of the company। मतलब मोदी जी ने बोला भाई देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तुम जितना पैसा बांट रहे हो ना उतना तिजोरी में भी रख के रखो। हमने बोला जा, मेरे को नहीं रखना, मेरे को इतना पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं रखना तिजोरी में। मोदी जी ने बोला तुम्हारी मर्जी, बाद में डूबोगे तुम डूबोगे, रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, ये डिस्क्रिशन है। अब यहाँ पे एक इंग्लिश कॉर्नर दिया गया, क्या दिया है? डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को सालों कंपनी को पहले सालों की किसी भी बाकी लॉस और डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस करना होता है। अरे बहुत ही ज्यादा सही है। आपको कंपनी में लॉस हुआ था पिछले साल, क्या हुआ? कंपनी में लॉस हुआ, इस साल प्रॉफिट हो गया, आपने बोला चलो ये पूरा प्रॉफिट बांट दो। पहले जो लॉस हुआ था उसको भी रिकवर करो, जो लॉस हुआ था उसको हटाओ, जो पैसा बचा वो बांट दो। ठीक है भाई, घर जला के दिवाली कौन मनाता है? इसीलिए पहले जो है जो हमारे पास प्रॉफिट है उससे पुराना लॉस को माइनस करो। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एक नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं किए जाते हैं और इसलिए नॉर्मली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जब नॉर्मल नहीं है तो नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। चलो ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कौन? बोर्ड, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम आउट ऑफ, एक तो सरप्लस मतलब इंट्रीम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करेगा बोर्ड, नहीं इंट्रीम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करेगा बोर्ड। ठीक है, उसके बाद कहाँ से देगा? सरप्लस से देगा। प्रॉफिट उस फाइनेंशियल ईयर का, पास्ट ईयर का प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, इतना नहीं पढ़ना, इतनी अंग्रेजी नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है? ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर खत्म हुआ,
अप्रैल, मई, जून। अब यहाँ पे क्या बोला, जून का जो प्रॉफिट है, जून का जो प्रॉफिट है यहां से भी आप जो है इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। ओके, एक क्वार्टर एंड का। अगर कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है तो वो क्या करेगी, provided that if a company has incurred losses in the current financial year until the date of the last quarter before declaring interim dividend, those dividend cannot be higher than the average rate of the past three financial year। मैंने आपको पहले बताया करंट ईयर में अगर लॉस है तो रेट क्या होगा, प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, थ्री फाइनेंशियल ईयर का एवरेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे भी एक चीज बोली, क्या बोली, इफ कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द प्रीसीडिंग क्वार्टर देयर इज नो लिमिट इन द डिविडेंड रेट। कुछ भी रेट आप चूज कर सकते हो, जब प्रॉफिट ही है तो क्या दिक्कत है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द इवेंट, अच्छा रिजर्व से कब देंगे डिविडेंड, जब लॉस होगा। इस साल लॉस है इसलिए तिजोरी से निकाल के दे रहे हैं, पुराना जो माल तिजोरी में भर के रखा था, ठीक है। इनएडिक्वेसी और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट के टाइम पे हम रिजर्व में मतलब तिजोरी से देंगे। तीन कंडीशन, जो रेट है इमीडिएटली थ्री फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके एवरेज से, ठीक है। टोटल अमाउंट जितना आपने निकाला वो कितना होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब वही रिजर्व से जितना आपने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पुराने साल के प्रॉफिट को जमा कर करके आपने तिजोरी में रखा है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साहब जहां पे भी रिजर्व की बात आई वो तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होगा ही सही। ओके, अमाउंट ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर द सेटअप ऑफ करंट ईयर लॉसेस। सीधी सी बात है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इस साल में लॉस है इसलिए तिजोरी से पैसे निकाल के डिविडेंड दे रहे हैं, तो पहले इस साल के लॉस को माइनस करो, इस साल के लॉस को रिकवर करो, उसके बाद बांट लो, ठीक है। बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉन क्या होना चाहिए, मोर देन या इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 15% तक का होना चाहिए, मतलब 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का होना चाहिए। 10% या उससे कम निकालो, निकालने के बाद 15% या उससे ज्यादा का बचा होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल की, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि भाई अगर लॉस है तो पिछले जो 3 साल है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था उसके एवरेज रेट का दे दो। दिस कंडीशन शेल नॉट अप्लाई इफ कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर। भाई अगर कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा डिविडेंड पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में तो क्या उसके पुराने 3 साल ले लेंगे क्या, नहीं, हम ये कंडीशन को मानेंगे ही नहीं। द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 3 आर नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का आधा आधा। सीधी सी बात है, अगेन लॉजिक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने ही पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में तो मोदी जी बोल रहा है भाई मैंने लॉ बनाया है, तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है नहीं करना है, मैं स्पेशल आदमी है, मैं नहीं फॉलो करूंगा, मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, चलो ठीक है, मत मत एप्लीकेबल करो। डिविडेंड शेल बी पेबल ओनली टू बी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और इन हिज ऑर्डर टू हिज बैंकर डिविडेंड शेल बी पेड ओनली इन कैश प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall be deemed to be prohibit to capitalization of profit or reserve of a company। कैमरा बंद हो गया। थैंक यू टीम। चलो, तो इसमें से क्या बोला भाई, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको ही आपको डिविडेंड देना है, कैश में देना है, और अगर उसने बोला मेरे बैंकर को दे दो भाई तो उसको देना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी है, कैन अ शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड इफ देयर नेम इज नॉट देयर इन द कंपनी रिकॉर्ड। नहीं भाई, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब क्या, रजिस्टर में मेंशन, रजिस्टर में तू है ही नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे भी डिस्कस किया है डिटेल में। हाउ कैन शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड इन कैश, भाई शेयर होल्डर रिसीव कर सकते हैं डिविडेंड थ्रू चेक, डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ओके ठीक है। व्हाट इज रिकॉर्ड डेट, भाई जिस दिन आपने अनाउंस करा
डिविडेंड वही आपकी रिकॉर्डेड हो जाएगी। सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट में से कैन नॉट गिव एनी प्रॉफिट टू देयर मेंबर्स एज डिविडेंड, द मनी दे मेक मस्ट बी यूज फॉर द, अरे यार सीधी सी बात, सेक्शन 8 कंपनी क्या दूसरों का भला करने वाली, उसमें जो मेंबर है वो दया भावना वाले मेंबर है। सेक्शन 8 कंपनी बनाई ही उसने जिसको दूसरों का भला कर रहा है। अब वो बोल रहा है, चार दोस्तों ने मिलकर सेक्शन 8 कंपनी बनाई, उसने बोला यार हमको बहुत बुरा लगता है लोगों को तकलीफ में देख के, हम तो उनके लिए कंपनी बना रहे हैं सेक्शन 8, और हम जो है उनकी मदद करेंगे, भलाई करेंगे। अब जैसे ही पैसा कमाया वो बोले काम करो ना, डिविडेंड डिक्लेयर कर लेते हैं ना। डिविडेंड डिक्लेयर मतलब तुम पैसा निकाल रहे हो, भाई तुम तो दूसरों का भला करने आए थे ना, तो तुम नहीं ले सकते वो डिविडेंड, तुम नहीं ले सकते हो प्रॉफिट, अपने ही उस भले के काम में उस पैसे को लगाओ, ठीक है। अगर कंपनी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को कंप्लाई करने में फेल हो गई तो सच फेलियर कंटिन्यूज, वो तब तक डिक्लेयर एनी डिविडेंड टू इट्स इक्विटी शेयर, वो तब तक अगर कुछ भी फेलियर करा सेक्शन 73 सेक्शन 74 में तो कंपनी अपने जो है जब तक वो फेलियर कंटिन्यू करेगी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, व्हाट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, व्हाट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चलो एक बात बताओ, जरूरी तो है नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हमने, ओवरव्यू में देखा था क्या कि कर दिया हमने डिविडेंड डिक्लेयर, अब क्या करना है भाई साहब, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब कुछ अनपेड रह गया तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज मस्ट बी ट्रांसफर्ड। आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, या तो आपने पे नहीं किया, या तो किसी ने सामने से क्लेम नहीं किया। आपने पे क्यों नहीं करा होगा, हो सकता है उसके बैंकर की डिटेल नहीं हो शेयर होल्डर की, क्लेम नहीं किया, शेयर होल्डर आया भी नहीं 30 दिन के अंदर अंदर, तो अब 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक शेड्यूल बैंक में होना चाहिए, ठीक है। अब विद इन 90 डेज आफ्टर ट्रांसफरिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, नेम और लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट की जो डिटेल है, स्टेटमेंट मस्ट बी प्लेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ अवेलेबल एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट। आपको वेबसाइट पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, देखो भाई नाम लास्ट नोन एड्रेस और ये अमाउंट है, आपको अनपेड डिविडेंड का ये अमाउंट है, कंपनी की वेबसाइट पर डालो, 90 दिन के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट डालो अनपेड डिविडेंड अमाउंट की, भाई आके लेके जाओ ना पैसा। अगर कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम से फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। इंटरेस्ट अकरिंग ऑन सच अमाउंट शेल इंश्योर टू बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। भाई वो पैसा भी मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उसके बेनिफिट में लगाया जाएगा। क्या बोला है यहाँ पर, शॉर्ट में क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करा, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करो उसको दे दो पैसा, नहीं लेने आया 30 दिन खत्म हो गए, यहां से 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो। उसके बाद यहां से 90 डेज के अंदर अंदर जो है, कितना 90 डेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार, 90 डेज के अंदर अंदर जो है इसको क्या करो, आप क्या करेंगे रे, वेबसाइट में डाल देंगे, एक स्टेटमेंट लॉन्च करेंगे वेबसाइट पे, ठीक है। अगर आपने ये करना भूल गए, नहीं करा आपने, ये टाइमलाइन को फॉलो नहीं करा, तो 12% से ब्याज दो भाई उस अनपेड डिविडेंड के अमाउंट पे। अच्छा इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनाया, कंपनी वो पैसा खुद यूज कर ले तो वापस ऐसा थोड़ी चलेगा। अब क्लेम कैसे करेंगे, क्लेमेंट जो है अप्लाई कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट टू द कंपनी कंसर्न फॉर पेमेंट ऑफ द मनी, सो क्लेम, तो कभी भी आगे बोल सकता है भाई मेरा पैसा दो। अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अगर जो मनी है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं करा, अब क्या करेंगे, IEPF में डाल दो। कंपनी सेंड करेगी एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट, सारी डिटेल ट्रांसफर की देगी अथॉरिटी को, और अथॉरिटी जो है एक रिसिट इशू करेगी कंपनी के पास एज एविडेंस कि भाई तुमने इसमें डाल दिया, ठीक है। मतलब इसी टाइमलाइन में यहां पर भी कोई नहीं आया कहीं से कहीं तक, 7 साल तक आपने इंतजार करा, किसी का नहीं आया, IEPF में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये टाइम लिमिट है, हमारी टाइमलाइन है पूरी, ओके। उसके बाद शेयर्स ट्रांसफर टू IEPF, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for more than or equals to 7 consecutive years shall be transferred by the company in the name of IEPF along with a statement containing details। भाई ऐसे ही थोड़ी शेयर उठा के ट्रांसफर कर देगा, डिटेल भी तो देनी पड़ेगी।
क्लेमेंट जो शेयर्स का क्लेम करने वाला है उसको राइट है कि वो क्लेम कर सके उसको, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके। ओके, इफ एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड विद इन द पीरियड, मतलब 7 साल, द शेयर्स नॉट ट्रांसफर टू आईईपीएफ, शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी तो पनिशमेंट क्या है? फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन रिक्वायरमेंट, 1 लाख तक की पेनल्टी। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? बली का बकरा, बली के बकरे को 25,000 तक का फाइन। बली का बकरा बोल रहा है मैंने क्या करा भाई, सामने वाला नहीं लेने में मैं क्या करूंगा? उसने बोला नहीं नहीं, तुम बली के बकरे हो, तुमको 25,000 देना पड़ेगा अगर कुछ भी डिफॉल्ट करा तो। चलो ठीक है, कंपनी 1 लाख दे रही है। अगर आप कंटिन्यूस फेलियर करते रहे तो 500 रुपए पर डे, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख। और ऑफिसर बली के बकरे को 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, अब इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक बार आप इसको देख सकते हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, उस फंड में क्या क्या क्रेडिट होता है, ग्रांट, डोनेशन, अमाउंट यूटीए का, जनरल रिजर्व का अमाउंट, ये सब उसमें जाता है। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 126 के राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर एनालिसिस में देख लें क्या? अभी तक कितना देख लिया है वो देख लेते हैं। डिक्लेरेशन देख लिया, इंटरीम डिविडेंड, लॉस होगा तो क्या करेंगे देख लिया, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड अभी अभी देखी भाई, 30 दिन में नहीं करा तो 7 दिन में ट्रांसफर करो, 90 दिन में स्टेटमेंट दो, वेबसाइट पे लॉन्च करो, उसके बाद भी 7 साल तक कोई नहीं आया कॉन्जिक्यूटिव तो शेयर्स और पैसे को ट्रांसफर कर दो मोदी जी के अकाउंट में, आईईपीएफ में। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रोसीजर, यही तो प्रोसीजर था। ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिविडेंड जरूरी है क्या? मोदी जी ने बोला डालना है तो डाल, नहीं डालना है तो मत डाल रिजर्व में। डिविडेंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ लॉस, लॉस है तो पुराना 3 साल का एवरेज, अगर 3 साल में भी प्रॉफिट नहीं है तो उस कंडीशन को मत मानो। फिर उसके बाद आप फ्री रिजर्व में से निकालोगे कितना, 10% या उससे कम, निकालने के बाद भी कितना उसमें बचना होना चाहिए, 15% या उससे ज्यादा, अभी अभी देखा। ये तो सब हो गया यार। यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के हो गए, अनपेड का हो गया। ठीक है, ये भी आप सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट गो थ्रू तो देखो आप सब करके जाओ। अगर आप पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, अच्छा मोदी जी ने बोला देख भाई, ज्यादा मुकेश जी को बोला देख भाई ज्यादा शाना मत बन, दिमाग मेरे पास भी है, मैंने अभी बताया ना, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करा वापस पीछे कदम नहीं हट सकते। क्यों नहीं हट सकते? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज उसी के बेसिस पे बहुत बार अपने इन्वेस्टर्स जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले लेते हैं। आपने आज बोला डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, 1200 से 1400 प्राइस हो गई, कल बोला नहीं करूंगा, अब तुम्हारी प्राइस जो है वो 1350 हो गई, बिना मतलब का आपके प्राइस में 1200 से 1350 का सर्ज आ गया। ठीक है तो मोदी जी ने बोला, अब मुकेश जी ने बोला चलो यार मोदी जी तो बोलते रहते हैं, मोदी जी तो मेरी जेब में, ये तो बोलता रहता है, जरूरी थोड़ी है मैं ये चीज करूं। मोदी जी ने बोला यार सुनो मेरी बात, अगर आपने नहीं पे किया तो क्या होगा? डिविडेंड डिक्लेयर एक बार कर दिया कंपनी ने तो दे शेल बी और मस्ट बी पेड द डिविडेंड वारंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मैंने बोला ना 30 दिन के अंदर अंदर आप देखो, बताओ, डिक्लेयर करो, दे दो पैसा। नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट? डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या होगी? एक तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, दूसरा फाइन हो सकता है 2 साल के लिए अगर नोइंगली आप हो तो। कंपनी के ऊपर इम्प्रिजनमेंट तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, कंपनी को, पूरी कंपनी को उठा के थोड़ा डाल देंगे। फाइन मिनिमम 1,000, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ तो कंपनी को 18% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, पनिशमेंट से आपको एग्जाम्पशन भी मिल सकता है। कब पनिशमेंट नहीं मिलेगी? अगर डिविडेंड का पेमेंट आप नहीं कर रहे हो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आप डिविडेंड को नहीं दे रहे हो। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होगा? कोई इंसान है वो गुंडा मवा लिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई इसको पेमेंट मत करना डिविडेंड का, आपने नहीं किया, मोदी जी नहीं तो बोला था, अब मोदी जी बाद में बोल रहा है भाई तूने पैसा नहीं दिया उसको, अब तेरे से मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, अब मैं तेरे से पेनल्टी लूंगा। अरे भाई तुमने ही तो बोला था नहीं दो। ठीक है, इफ अ शेयर होल्डर प्रोवाइड पेमेंट डायरेक्शन दैट कंपनी कैन नॉट फुलफिल एंड दिस कम्युनिकेशन इज रिलाइड टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने बोला भाई ये काम कर, मैं जो है मेरा पेमेंट तू ऐसा करवा दे
ऐसे डायरेक्शन दिए पेमेंट के, उसको पैसा देना, वो नदी पार करके लेके आएगा मेरा पैसा मेरे पास तक पहुंच जाएगा, 7 समंदर पार करके आना पड़ेगा। भाई कंपनी नहीं कर सकती, इतना फोकट टाइम नहीं है। 30 दिन में से 25 दिन तो वही ले गया शेयर होल्डर, और कंपनी ने शेयर होल्डर को बता भी दिया भाई मैं नहीं दे सकता, ऐसे देना है तो क्लियर क्लियर डिटेल दे। तब भी अब कंपनी बोलेगी भाई उसने डायरेक्शन ऐसे दिए नहीं दे पाया, और उसने जो डायरेक्शन दिए नहीं दे पाया तो मैंने उसको बोल दिया था मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इंटाइटलमेंट टू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर 2 शेयर होल्डर है उनमें ही डिस्प्यूट चल रहा है कि ये किसको मिलेगा डिविडेंड, तो कंपनी ने दिया नहीं। अगर डिविडेंड को लॉफुली एडजस्टेड कर लिया हो, ठीक है, कुछ पेमेंट बाकी था सामने वाले से और लॉफुली उसको एडजस्ट कर दिया डिविडेंड से, तब भी चलेगा। इन केसेस वेयर द फेलियर टू पे द डिविडेंड और पोस्ट द वारंट विद इन द प्रिस्क्राइब 30-day पीरियड वॉज नॉट ड्यू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ओके, अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन फॉर निधि कंपनी देखो, इफ द डिविडेंड पेबल टू अ मेंबर 100 रुपया उससे कम है, सेक्शन 127 रिक्वायरमेंट कैन बी मेड बाय, अब वो कैसे करेगी, 100 रुपए या कम से डिविडेंड है, अनाउंस करो डिविडेंड डिक्लेरेशन लोकल लैंग्वेज में जो कि सर्कुलेट होता हो, उसमें कर देगी निधि कंपनी। डिस्प्लेइंग द अनाउंसमेंट नोटिस बोर्ड फॉर द निधि कंपनी एटलीस्ट 3 महीने तक नोटिस बोर्ड पे बता दिया, लोकल पेपर पे बता दिया। अब उसके बाद खत्म, द कंपनी is indeed responsible for posting the dividend warrant within 30 days of declaring the dividend. However, if the warrant does not reach to the shareholder within 30 days, the company cannot be penalized. अरे भाई कंपनी ने वारंट इश्यू कर दिया, डिलीवरी में कोई दिक्कत आ गई, शेयर होल्डर के बैंकर के साइड से कोई दिक्कत आ गई, तो शेयर होल्डर क्या करेगा भाई साहब, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो उसने बोला कंपनी क्या करेगी, कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है तो कंपनी जो है इसमें पेनल्टी नहीं आएगी। अच्छा याद रखने जो रूल 3 है ना, ये तो चैप्टर पूरा हो गया, हमने देख लिया, ठीक है, क्या कैसे था। बहुत आसान चैप्टर, 5 मार्क्स का आ सकता है, आपको ये तो देखना ही देखना है। ऊपर से यहाँ पे और क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। रूल 3 का क्या भाई, अभी तो देखा था रूल 3, वेयर आर यू, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई इस साल में जो है लॉस है, मैं आपको बताऊं क्या कैसा आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना यार, एक क्वेश्चन इसका देख ही लेते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करती हूं। ओके, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, अभी देखना इतना आसान है ना, आपको मजा आ जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, आएगा तो सीधा 5 मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स जेब में सीधा। कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, ओके। अब पहला पॉइंट, करंट ईयर में लॉस है, ओके। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर जो है, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, यहाँ पे 5% पे किया था, यहाँ पे 10% पे किया था, और यहाँ पे आप मान लो 8% पे किया था। ठीक है, उसके बाद कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल समझो यहाँ पर है, कितना रखें कितना रखें, थोड़ा कम ही रखते हैं, 1 लाख रुपए रखते हैं, 10 लाख रुपए रखते हैं। 1 लाख में यार वो ऐसा लगता है कि 1 लाख ही बस, बेकारी कंपनी थोड़ी बनाएंगे यार। दूसरा फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में समझो इसके 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सारी डिटेल्स डाल दी कि नहीं डाल दी, जैसा पेपर में आता है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। रूल 3 कहाँ है भाई साहब, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा रूल 3। ओके चलो ठीक है, अब बताओ डिविडेंड पे करेंगे, अब आपको यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ, या तो बोलेंगे देखो बताओ यहां पे व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिविडेंड एंड वेदर कंपनी डिक्लेयर
कंपनी whether company can declare dividend or not as per provisions of Companies Act 2013। अब बताओ, ये आएगा रूल 3। पिक्चर में कौन आ गया? रूल 3। रूल 3 आ गया। पहले अपन कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? सबसे पहले देखो रेट पहले सबसे पहले क्या देखना है? लॉस है क्या? ओ बाप रे, लॉस है कंपनी के पास, तो यहां से देना पड़ेगा डिविडेंड फ्री रिजर्व से। ओके, कितना परसेंटेज डिविडेंड दे सकते हैं? अगर लॉस है और पुराने 3 साल का रेट दिया हुआ है तो 3 साल का एवरेज, 3 इयर्स एवरेज रेट। कौन कौन से रेट दिए हुए हैं? 5, 10, 8। सबको एवरेज करते आते हैं कि नहीं? 5, 10, 8 डिवाइडेड बाय 3, बताओ कितना हो? कैलकुलेटर क्या बोलता है ये? 5, 10, 8 डिवाइडेड बाय 3, 7.666, 7.67% मान लो। ठीक है, इतना डिविडेंड हमने रेट तो निकाल दिया कि मैक्सिमम इतना परसेंटेज का डिविडेंड जो है वो दे सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, डिविडेंड कहां से देंगे आप? डिविडेंड देंगे, अच्छा यहां पे ना एक और चीज, यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं? 10,000 है, और फेस वैल्यू जो है इसकी 10 है, मार्केट वैल्यू जो है इसकी 50 है। चलो, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? रिजर्व में से दे दो। कितना? क्योंकि लॉस है तो रिजर्व में से देगा। लेस देन और इक्वल टू 10% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ओके ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है? 10 लाख, प्लस फ्री रिजर्व क्या है? 2 लाख। ओके ठीक है, मैक्सिमम मैं इसका कितना दे सकती हूँ? 10%। मैक्सिमम तो इतना ही दे सकती हूँ, तो 12 लाख इंटू 10%, 1,20,000 का मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है, डिविडेंड कैन डिक्लेयर, इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके यस, इतना डिविडेंड जो है अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिविडेंड डिक्लेयर कितना करना है? तीसरा नहीं, दिस इज नॉट तीसरी कंडीशन। अब यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड, जो बोल दो आप। ये कितने हैं मेरे पास? 10,000 इंटू फेस वैल्यू 10 इंटू 7.67%। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 10,000 इंटू 10 इंटू 7.67%, 1 लाख कर दो उसको। ठीक है, अब इसको क्या है, थोड़ा अच्छा डिसेंट अमाउंट आना चाहिए। 10 इंटू 10 इंटू 7.67%, तो कितना डिविडेंड दे सकते हैं अपन? 76700, इतना हमको पे करना है। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं? 1,20,000 निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, 1,20,000 हम निकाल सकते हैं। हम निकाल कितना रहे हैं? इतना, 1,20,000 माइनस 7,6700, उसके बाद कितना बचेगा अपने पास? 4,3300। इतना जो है हमारे पास लेफ्ट बचेगा। अब यहाँ पे पिक्चर में आती है तीसरी कंडीशन। क्या बोला? 15% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का बैलेंस बचना चाहिए आपके रिजर्व में। अब एक बात बताओ, रिजर्व कितना है अपना? 2 लाख। ओके, 2 लाख के रिजर्व में से अगर आपने कितना यहां पे दे दिया? सबसे पहले तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या है अपनी? पेड अप शेयर कैपिटल अपनी थी 10 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 10 लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख। मतलब इतना जो है बचना चाहिए मिनिमम मेरे फ्री रिजर्व में। चलो ठीक है भाई साहब,
फ्री रिजर्व मेरा कितना था, 2 लाख रुपए, उसमें से अपन ने कितना दे दिया, 76,700। ओके ठीक है, 76,700 दे दिया, कितना बचा, 76,700 दे दिया, बचा कितना, 1,23,300। अब बताओ इतना लेफ्ट है, बचना कितना चाहिए था, दिस इज लेफ्ट, बचना कितना चाहिए था, 1.5 लाख। तीसरी कंडीशन बोल रही है कम से कम 1.5 लाख बचना चाहिए तेरे रिजर्व में। हमने कहा अच्छा, इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते थे अपन, कम ही आ रहा था डिक्लेरेशन का। तो बच्चा क्या बोलता है कि मैम कर सकते हैं ना, हो गई बात खत्म। नहीं बाबा, थर्ड कंडीशन बोलती है 1.5 लाख तेरे अकाउंट में बचना चाहिए था, कुछ भी करके 1.5 लाख बचाओ। आपका 1.5 लाख बच रहा है क्या, आपका इतना बच रहा है, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सब सही चल रहा था यार, आखिरी कंडीशन ने क्या कर दिया, पलटी मार ली। कंक्लूजन क्या हो गया, नो, कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो फिर सीधा 5 मार्क्स में आएगा या फिर 6 मार्क्स में आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन भी देख लिया, ऑलरेडी एग्जाम में ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दिस वाज योर डिविडेंड चैप्टर गाइस। यहाँ पर आपके लिए टोटल कितना, क्या क्या चीज काम की थी वो चीज हमने देख ली, कि भाई ये चीज अपनी जो है काम की थी, अपन ने देख ली। ओके ठीक है, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, डन हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब आपके 5 मार्क्स जो हैं पूरे पक्के हैं। ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता दिया गया है। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और बहुत ही जल्दी आरटीपी और एमटीपी भी आएगी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एग्जामिनेशन के साथ लॉ को क्लियर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।